इंसान के लिए छोड़ना मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कमजोर होता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है। जब हम किसी चीज, किसी इंसान, किसी याद या किसी एक्सपेक्टेशन को पकड़ कर रखते हैं, तो असल में हम अपने दिमाग के सर्वाइवल मोड में होते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि अटैचमेंट कोई इमोशनल वीकनेस नहीं है, अटैचमेंट एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, उसे कंट्रोल चाहिए, उसे प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, और जब कोई चीज, चाहे वो दर्द ही क्यों ना दे रही हो, फेमिलियर हो जाती है तो दिमाग उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि नोन पेन अननोन पेन से ज्यादा सेफ लगता है। सोचो किसी ऐसे रिलेशन के बारे में जो तुम्हें हर्ट करता रहा हो, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाए। बाहर से लोग कहते हैं बस मूव ऑन कर जाओ, लेकिन तुम अंदर से जानते हो कि ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो रिलेशन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो तुम्हारी रूटीन का हिस्सा था, तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा था, तुम्हारे फ्यूचर की इमेजिनेशन का हिस्सा था। और जब तुम उसे छोड़ते हो तो तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं, अपने दिमाग के एक पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ता है। निक ट्रेंटन इस जगह पर एक बहुत क्लियर बात कहते हैं। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता, लेटिंग गो का मतलब होता है अपने दिमाग को यह सिखाना कि जो चीज अब काम नहीं कर रही, उसे पकड़ कर रखना तुम्हें सेफ नहीं बल्कि और ज्यादा थका रहा है। दिमाग का एक काम होता है पैटर्न्स बनाना। जब कोई चीज बार बार होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, दिमाग उसे पैटर्न बना लेता है, और फिर जब वो पैटर्न टूटने लगता है तो एंग्जाइटी आती है। इसी एंग्जाइटी को हम अटैचमेंट समझ लेते हैं। हम कहते हैं मुझे इसके बिना अजीब लग रहा है, जबकि असल में दिमाग कह रहा होता है मुझे नए पैटर्न का डर लग रहा है। इस बुक का पहला हिस्सा ये समझाता है कि हम अक्सर दर्द से चिपकते नहीं हैं, हम फेमिलियरिटी से चिपकते हैं। तुम किसी आदत को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है। तुम जानते हो वो तुम्हें कैसे हर्ट करेगी, लेकिन तुम नहीं जानते कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो आगे क्या होगा। और ये नहीं जानना दिमाग के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होता है। निक ट्रेंटन यहाँ एक और गहरा पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं कि अटैचमेंट का एक बड़ा हिस्सा आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। जब हम किसी चीज के साथ लंबा वक्त बिताते हैं तो वो चीज मेरी बन जाती है, मेरा रिलेशन, मेरी जॉब, मेरा पास्ट, मेरी गलती। और जब वो चीज जाने लगती है तो हमें लगता है जैसे हम खुद थोड़े से खत्म हो रहे हैं। इसीलिए लेटिंग गो का प्रोसेस सिर्फ इमोशनल नहीं होता, वो एग्जिस्टेंशियल भी होता है। तुम अपने आप से पूछते हो कि अगर मैं ये छोड़ दूं तो मैं कौन हूं? और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक दिमाग पकड़ कर रखता है। इस बुक में यह भी बताया गया है कि ओवर थिंकिंग लेटिंग गो का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम बार बार पास्ट को रीप्ले करते हो, तुम उस मेमोरी को फ्रेश रखते हो। दिमाग के लिए याद और प्रेजेंट में ज्यादा फर्क नहीं होता। जब तुम किसी मोमेंट को बार बार याद करते हो, दिमाग उसे फिर से जी रहा होता है। इसीलिए दर्द पुराना होने के बावजूद नया लगता रहता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो का पहला स्टेप छोड़ना नहीं होता, पहला स्टेप होता है समझना। ये देखना कि तुम किस चीज से चिपके हुए हो और क्यों। क्या तुम उस चीज से चिपके हुए हो क्योंकि वो तुम्हें खुश करती है, या इसलिए क्योंकि वो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा महसूस करवाती है। ये क्लैरिटी बिना जजमेंट के आनी चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को जज करते हो तब दिमाग और डिफेंसिव हो जाता है। इस पार्ट के एंड तक एक बात क्लियर हो जाती है, लेटिंग गो कोई एक दिन का डिसीजन नहीं होता, ये एक मेंटल रीट्रेनिंग है। तुम अपने दिमाग को धीरे धीरे ये सिखाते हो कि सेफ्टी सिर्फ पास्ट में नहीं होती, सेफ्टी प्रेजेंट में भी हो सकती है, और फ्यूचर भी सिर्फ थ्रेट नहीं होता, वो पॉसिबिलिटी भी होता है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि लेटिंग गो मुश्किल क्यों होता है और दिमाग उससे रेजिस्ट क्यों करता है। जब इंसान किसी चीज को छोड़ नहीं पाता तो बाहर से लगता है जैसे वो पास्ट में जी रहा है, लेकिन अंदर से असल में वो फ्यूचर से डर रहा होता है। ये बात द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बहुत कामली लेकिन बहुत क्लियरली बताती है। हम यादों से चिपके नहीं होते, हम अनसर्टेनिटी से डरते होते हैं। ओवरथिंकिंग इसी डर का सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है। जब तुम बार बार एक ही बात सोचते हो तो लगता है जैसे तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने दिमाग को कंट्रोल का इल्यूजन दे रहे होते हो। दिमाग को लगता है अगर मैं इस सिचुएशन को 1000 बार रिप्ले कर लूं तो शायद नेक्स्ट टाइम दर्द कम होगा,
लेकिन होता इसका उल्टा है। हर रिप्ले के साथ दर्द और गहरा हो जाता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है एक ही सोच को बिना किसी नई इंफॉर्मेशन के रिपीट करते रहना। और जब कोई चीज रिपीट होती है तो वो हैबिट बन जाती है। इसीलिए दर्द भी आदत बन जाता है। तुम्हें लगता है तुम उस याद के बिना खाली हो जाओगे, जबकि असल में तुम उस याद के साथ ही थक चुके होते हो। इस पार्ट में गिल्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिल्ट अक्सर लेटिंग गो को इम्पॉसिबल बना देता है। तुम सोचते हो शायद मेरी ही गलती थी, अगर मैं थोड़ा और ट्राई करता, अगर मैं अलग बिहेव करता। ये सब थॉट्स तुम्हें पास्ट के साथ बांध देते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि गिल्ट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं होता। गिल्ट का मतलब होता है खुद को पनिश करते रहना। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर के लिए होती है, गिल्ट पास्ट के लिए होती है। और जब तुम पास्ट में जीते हो तो फ्यूचर अपने आप बंद हो जाता है। एक और इमोशनल ट्रैप होता है एक्सपेक्टेशंस। हम सिर्फ लोगों से ही अटैच नहीं होते, हम एक्सपेक्टेशंस से भी अटैच होते हैं। मुझे लगा था वो ऐसा होगा, मुझे लगा था लाइफ इस तरह चलेगी। जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो हम सिर्फ सिचुएशन को नहीं, अपनी इमेजिनेशन को भी मौन कर रहे होते हैं। और इमेजिनेशन को छोड़ना रियलिटी को छोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। निक ट्रेंटन इस जगह पर एक बहुत सटल बात कहते हैं। वो कहते हैं हम अक्सर किसी इंसान को नहीं छोड़ पाते, हम उस वर्जन को नहीं छोड़ पाते जो हमने अपने दिमाग में बनाया था। वो फ्यूचर जो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन हम उसे सच मानकर जी रहे होते हैं। इसीलिए लेटिंग गो में इतना टाइम लगता है। इस पार्ट में इमोशनल पेन को एक नई नजर से देखा जाता है। पेन कोई एनिमी नहीं होता, पेन एक सिग्नल होता है। सिग्नल कि तुम किसी चीज को पकड़ कर रख रहे हो जो तुम्हारे लिए अब यूजफुल नहीं है। जब तुम पेन को सप्रेस करते हो तो वो और तेज हो जाता है। जब तुम पेन को जज करते हो तो वो और हैवी हो जाता है। लेकिन जब तुम पेन को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, बिना कहानी बनाए, तो वो धीरे धीरे अपनी पावर खो देता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हम अक्सर इमोशनल पेन को पर्सनल बना लेते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन पेन पर्सनल नहीं होता, पेन ह्यूमन होता है। हर इंसान किसी ना किसी स्टेज पर किसी ना किसी चीज को छोड़ना सीख रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इस प्रोसेस को समझ लेता है और कोई इस प्रोसेस में फंस जाता है। इस पार्ट का एक और गहरा लेसन ये है कि हीलिंग का मतलब पेन का खत्म हो जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है पेन के साथ अपना रिलेशन चेंज हो जाना। जब पेन आता है और तुम उसे आइडेंटिटी नहीं बनाते, तब तुम फ्री होने लगते हो। तुम ये मान लेते हो कि दर्द आया है, लेकिन तुम दर्द नहीं हो। यहीं पर लेटिंग गो का एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है। तुम छोड़ने की कोशिश बंद कर देते हो और एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। एक्सेप्ट करना मतलब गिव अप करना नहीं होता। एक्सेप्ट करना मतलब रियलिटी को जैसा है वैसा देखना, बिना रेजिस्टेंस के, बिना बार्गेनिंग के। इस पार्ट के एंड तक ये क्लियर हो जाता है कि लेटिंग गो मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि हम वीक होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम ऑनेस्ट नहीं होते। हम अपने आप से ये मानने से डरते हैं कि कुछ चीजें अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब हम कंट्रोल छोड़ना सीख लेते हैं, तभी असली फ्रीडम शुरू होती है। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम ये समझ चुके हैं कि ओवरथिंकिंग, गिल्ट और एक्सपेक्टेशंस लेटिंग गो को और ज्यादा पेनफुल कैसे बना देते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया है कि लेटिंग गो मुश्किल क्यों होता है और कौन कौन से मेंटल ट्रैप्स हमें पास्ट में बांध कर रखते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर छोड़ना इतना मुश्किल है तो फिर छोड़ा कैसे जाए। यहीं पर द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा शुरू होता है। निक ट्रेंटन सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। वो कहते हैं लेटिंग गो का मतलब फोर्सफुली छोड़ देना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम अपने इमोशंस को दबा दो या खुद को ये कन्विंस कर लो कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये अप्रोच थोड़े टाइम के लिए काम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दर्द और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जो चीज दबाई जाती है वो खत्म नहीं होती, वो सिर्फ चुप हो जाती है। इसलिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब अप्रूवल नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि जो हुआ वो सही था। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है ये मानना कि जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। जब तक तुम इस सच से लड़ते रहोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट में आने ही नहीं देगा। रेजिस्टेंस और एक्सेप्टेंस के बीच का फर्क बहुत सटल होता है। रेजिस्टेंस में तुम कहते हो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक्सेप्टेंस में तुम कहते हो ये ऐसा हुआ। सिर्फ एक लाइन का फर्क है, लेकिन मेंटल एनर्जी में जमीन आसमान का अंतर होता है। रेजिस्टेंस एनर्जी खाता है, एक्सेप्टेंस एनर्जी बचाता है।
निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो एक मोमेंट नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस का दूसरा स्टेप होता है इमोशनल परमिशन, मतलब अपने आप को ये इजाजत देना कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो महसूस कर सकते हो। गुस्सा है तो गुस्सा महसूस करो, उदासी है तो उदासी महसूस करो, लेकिन बिना कहानी बनाए, बिना ब्लेम के, बिना सेल्फ अटैक के। इमोशंस तब प्रॉब्लम बनते हैं जब हम उन्हें आइडेंटिटी बना लेते हैं, जब हम कहते हैं मैं ही ऐसा हूं या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। लेकिन जब तुम इमोशन को सिर्फ एक टेम्पररी एक्सपीरियंस के रूप में देखते हो तो वो अपनी ग्रिप धीरे धीरे छोड़ देता है। इमोशन आता है, पीक पर जाता है और फिर चला जाता है, अगर तुम उसे रोकते नहीं हो। इस पार्ट में निक ट्रेंटन एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं, डी आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपने थॉट्स और इमोशन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना। तुम ये कहना शुरू करते हो मुझे दर्द हो रहा है, ना कि मैं दर्द हूं। ये छोटा सा लैंग्वेज शिफ्ट तुम्हारे दिमाग को एक नया रोल देता है, विक्टिम से ऑब्जर्वर का रोल। ऑब्जर्वर बनने का मतलब कोल्ड होना नहीं होता, ऑब्जर्वर बनने का मतलब होता है ऑनेस्ट होना। तुम जो महसूस कर रहे हो उसे बिना जजमेंट के देखना, जैसे तुम किसी और के साथ बैठकर उसकी बात सुन रहे हो। जब तुम अपने दर्द के साथ इस तरह बैठते हो तो दर्द को लड़ने के लिए कोई दुश्मन नहीं मिलता, और बिना दुश्मन के दर्द ज्यादा देर टिक नहीं पाता। प्रैक्टिकल लेटिंग गो का तीसरा स्टेप होता है मीनिंग को अपडेट करना। ज्यादातर लोग पेन से नहीं, पेन के मीनिंग से बंधे होते हैं। तुम कहते हो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं इनफ नहीं था, या ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। निक ट्रेंटन कहते हैं मीनिंग फैक्ट्स नहीं होते, मीनिंग इंटरप्रिटेशंस होते हैं, और इंटरप्रिटेशंस चेंज हो सकते हैं। जब तुम ये देखना शुरू करते हो कि एक ही सिचुएशन के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, तब तुम्हारे पास चॉइस आती है। तुम वो मीनिंग चूज कर सकते हो जो तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें ग्रो करने देता है। इसका मतलब शुगर कोटिंग नहीं है, इसका मतलब रियलिस्टिक रीफ्रेमिंग है। ये मेरे लिए पेनफुल था, लेकिन ये मेरा पूरा ट्रूथ नहीं है। इस पार्ट का एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बाउंड्रीज। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ अंदर से फ्री होना नहीं होता, बाहर से सेफ रहना भी होता है। अगर तुम बार बार वही ट्रिगर्स फेस कर रहे हो, वही कॉन्वर्सेशंस, वही पैटर्न्स, तो दिमाग को नया सिग्नल मिल ही नहीं पाता। बाउंड्रीज पनिशमेंट नहीं होती, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट होती हैं। निक ट्रेंटन यहाँ पर एक बहुत ग्राउंडेड बात कहते हैं। तुम किसी चीज को छोड़ने का डिसीजन एक बार ले सकते हो, लेकिन उस डिसीजन को जीना रोज पड़ता है, हर दिन थोड़ा सा, हर ट्रिगर पर थोड़ा सा। ये प्रोसेस स्लो होता है लेकिन परमानेंट होता है। फास्ट सॉल्यूशंस अक्सर सिर्फ रिलीफ देते हैं, फ्रीडम नहीं। इस पार्ट के एंड तक एक चीज क्लियर हो जाती है, लेटिंग गो का मतलब मेमोरी इरेज करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब होता है मेमोरी को बिना पेन के कैरी कर पाना। जब तुम याद के साथ लड़ना बंद कर देते हो, तब याद सिर्फ एक याद रह जाती है, एक जख्म नहीं। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम जानते हैं कि लेटिंग गो का प्रोसेस कैसे काम करता है और एक्सेप्टेंस, ऑब्जर्वेशन और बाउंड्रीज का रोल क्या होता है। अब हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। अब तक हमने समझा कि लेटिंग गो मुश्किल क्यों होता है, दिमाग कैसे रेजिस्टेंस दिखाता है और एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कैसे काम करता है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, जब हम छोड़ देते हैं तो बचता क्या है? क्या सिर्फ खालीपन, या फिर कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सबसे गहरा मैसेज यहीं पर आता है। लेटिंग गो का मतलब खाली होना नहीं होता, लेटिंग गो का मतलब होता है अननेसेसरी बोझ का उतर जाना। जब तुम किसी चीज को पकड़ कर रखते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम अपनी एनर्जी वहां खर्च कर रहे होते हो जहां से तुम्हें कुछ वापस नहीं मिलता। और जब वो एनर्जी वापस आती है, तब तुम पहली बार थोड़ा हल्का महसूस करते हो। इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। इमोशनल फ्रीडम का मतलब होता है कि दर्द आता है, लेकिन तुम उस दर्द के साथ बह नहीं जाते। तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, समझते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। दर्द तुम्हारा टीचर बन जाता है, जेलर नहीं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि सबसे बड़ा शिफ्ट तब होता है जब तुम ये समझ लेते हो कि क्लोजर बाहर से नहीं आता। क्लोजर किसी मैसेज, किसी अपॉलजी या किसी एक्सप्लेनेशन से नहीं मिलता। क्लोजर तब मिलता है जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि तुम अपनी शांति किसी और के हाथ में नहीं दोगे। जब तुम ये मान लेते हो कि हर कहानी का परफेक्ट एंडिंग नहीं होता, लेकिन हर कहानी से आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत से लोग इस पॉइंट पर अटक जाते हैं। वो सोचते हैं जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन निक ट्रेंटन इस सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कभी कभी जवाब ना मिलना ही जवाब होता है, कभी कभी किसी का साइलेंस ही सबसे क्लियर मैसेज होता है। और जब तुम इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम अपनी एनर्जी वापस लेना शुरू कर देते हो।
सेल्फ वर्थ का रोल यहीं से शुरू होता है। जब तुम किसी चीज को पकड़ कर रखते हो जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं तुम ये मान रहे होते हो कि तुम्हें इसी तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, तुम अपने आप को एक नया मैसेज देते हो, मैं अपनी शांति के लायक हूं। ये मैसेज धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी बाउंड्रीज और तुम्हारी लाइफ के लोगों को भी चेंज कर देता है। बाउंड्रीज इस सफर का नेचुरल आउटकम होती हैं। तुम्हें किसी को पनिश करने के लिए बाउंड्रीज नहीं बनानी होती। तुम बाउंड्रीज इसलिए बनाते हो क्योंकि तुमने अपनी लिमिट्स पहचान ली होती हैं। तुम जानते हो कि कौन सी कॉन्वर्सेशंस तुम्हें नीचे खींचती हैं, कौन से पैटर्न्स तुम्हें थका देते हैं और कौन से एनवायरनमेंट्स तुम्हारी हीलिंग के खिलाफ जाते हैं। जब तुम इन सब से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हो, तुम्हारा दिमाग फाइनली ब्रीथ कर पाता है। इस पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट सच सामने आता है। मूविंग ऑन का मतलब भूलना नहीं होता। मूविंग ऑन का मतलब होता है यादों के साथ शांत रह पाना। तुम किसी याद को देखते हो और तुम्हारा दिल बंद नहीं होता। तुम किसी नाम को सुनते हो और तुम्हारी सांस नॉर्मल रहती है। ये प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन जब होता है तो तुम समझ जाते हो कि हीलिंग हो चुकी है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो का फाइनल स्टेज होता है ट्रस्ट। अपने आप पर ट्रस्ट, लाइफ पर ट्रस्ट, इस बात पर ट्रस्ट कि अगर कुछ तुम्हारी जिंदगी से गया है तो शायद उसकी जगह कुछ ऐसा आएगा जो तुम्हें ज्यादा अलाइन करेगा। ये ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं होता, ये लिव्ड विजडम होती है। वो विजडम जो सिर्फ टूट कर ही आती है। इस सफर का एंड कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता। कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जब तुम उठते हो और कहते हो बस अब मैं फ्री हूं। फ्रीडम धीरे धीरे आती है, छोटी छोटी चीजों में। एक दिन तुम ज्यादा शांत रहते हो, एक दिन तुम बिना गिल्ट के मना कर देते हो, एक दिन तुम अपने पास्ट के बारे में बिना दर्द के बात कर पाते हो, और तब तुम समझते हो लेटिंग गो हो चुका है। इस बुक का आखिरी मैसेज बहुत सिंपल लेकिन बहुत स्ट्रांग है। तुम अपनी जिंदगी के हर लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने आप के साथ कैसे ट्रीट करते हो वो तुम्हारे हाथ में होता है। और जब तुम अपने आप के साथ जेंटल होना सीख लेते हो, तब जिंदगी भी धीरे धीरे जेंटल होने लगती है। और इसी के साथ द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का ये 4 पार्ट सफर यहीं खत्म होता है। कोई जल्दी नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस एक शांत सा फैसला। जो चीज तुम्हारी नहीं रही उसे इज्जत के साथ छोड़ दो, और जो तुम हो उसे पूरी तरह अपना लो।